हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में और एक बेहतरीन बैच सीरीज आप बोल सकते हो, उद्देश्य सीटेड बैच में, है ना। तो ये उद्देश्य सीटेड बैच क्या आपको बताने वाला है कि आपको पूरे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है, देन आफ्टर आप क्वेश्चन पढ़ना, देन आफ्टर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि इस पूरी सीरीज़ में बने रहिएगा। अभी क्या चल रहा है कि इस पूरी सीरीज़ में हम पॉलिटी की क्लास हमने स्टार्ट करी है। पॉलिटी के बाद हम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पढ़ाई अभी से जारी रखिए। हो सकता है नोटिफिकेशन के बाद आपको टाइम ना मिले कि आप पूरी तैयारी करो, है ना। तो अभी आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत अच्छा मौका है, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। सीरीज का नाम ही है टारगेट एनसीईआरटी उद्देश्य सीटेड बैच। ठीक है, तो इसमें सब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 7 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। क्लास 6 की पॉलिटी हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं क्लास 6 की पॉलिटी के, वो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। सीटेड जुलाई 2025 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि हिस्ट्री को भी पढ़ें, तो हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने 6 एंड 7 की पढ़ाई है। अगर आप चाहते हो कि अभी से हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। आगे मैं फिर से हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि हम पुराने और नए एनसीईआरटी के कंटेंट को अभी फिर से लेकर आ रहे हैं, ताकि आपका कोई भी पोर्शन ना छूटे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 7 पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या होती है। ये चैप्टर हमें बताएगा क्या कंडीशन है हमारे देश में स्वास्थ्य की, है ना, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं हमारे देश में, वो सारी इस चैप्टर में बताई जाएगी, है ना। यानी रियलिटी चेक करेंगे हम, क्या है रियल लाइफ में, क्या है स्वास्थ्य। वादे बहुत किए जाते हैं, है ना, बहुत सारे योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या वो आम आदमी तक पहुंच पाता है। इन सब चीज़ों को हम इस पूरे जो ये हमारा चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पहले आपको एक बार और मैं बता दूं कि सीटेड जुलाई 2025 के लिए आपकी सीरीज स्टार्ट हो गई है उद्देश्य सीटेड पर। डेली आपको 7 PM में यानी शाम को 7 बजे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे। क्लासेस रिकॉर्डेड मैनर में होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी स्वास्थ्य सुविधा में क्या है सरकार की भूमिका, वो हम देखेंगे। तो उसके पहले आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, तो क्या आप बोलोगे? स्वास्थ्य क्या है? हम अच्छे से रहें, अच्छे से जिए, है ना, अच्छे से चल पाए, है ना, अच्छा खाना खा पाए ताकि हम हेल्दी रह पाए, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेके हम एक स्वास्थ्य बता दिया करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? बीमारी और चोटों से मुक्त रहना ही हमारी क्षमता, है ना। तो स्वास्थ्य अगर आपको डिफिनेशन अगर पूछा जाए कि स्वास्थ्य क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि हम बीमारी से दूर रहें, हमें कोई बीमारी ना हो। ठीक है, और दूसरा हमें कोई इंजरी ना हो, है ना, हमें कोई चोट ना लगे और उससे हम मुक्त रहेंगे। और उससे हमारी मुक्त रहने की जो क्षमता होती है ना, जो हमारी क्या होती है, एबिलिटी होती है, वही हमारी स्वास्थ्य होती है ना। अगर मान लीजिए आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, आपको कोई इंजरी हो जाए, तो क्या आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, है ना। तो स्वास्थ्य में ये दोनों चीज़ें हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, है ना, और बीमारी का इलाज हम अच्छे से करा पाए, है ना। और अगर आपको चोट लगा है तो आपके स्वास्थ्य पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, उसको भी क्या करना है, हील करना है, उस चोट को हील करना है, उस चोट को दिखवाना है डॉक्टर से जाके, ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, आप स्वस्थ हो सके। तो आप कभी किसी से पूछते हो कि कैसा, अगर किसी को कोई बीमारी होती है या चोट लगती है, तो आप उसका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए फ़ोन करते हो। तो उसमें क्या आप पूछते हो कि कैसा स्वास्थ्य है अब आपका, तो जैसा स्वास्थ्य होता है उस तरह का आपको रिप्लाई मिलता है कि अब हम ठीक हैं, अब हम रिकवर हो रहे हैं, इस तरह का आपको सुनने को मिलता है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हेल्थ क्या है, तो हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री। आपको फ्री रहना है, किससे? इलनेस से, इंजरी से, है ना। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपके स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने कहानी सुनी थी कांता की जो गुड़िया थी, बच्ची थी, वो बीमार पड़ रही थी, लगातार बीमार पड़ रही थी। उसके पीछे रीज़न क्या था कि
वो जो जिस बस्ती में रहती थी कांता, इससे पिछले वाले जो क्लास था, चैप्टर था हमारा, तो उसमें क्या देखा गया था, जब हम ऑन इक्वलिटी पढ़ रहे थे, समानता पढ़ रहे थे, तो कांता की बच्ची क्यों बार बार बीमार रही थी? क्या बड़े अच्छे घरों में क्लीन एरिया में रहने वाले बच्चे जल्दी बीमार पड़ेंगे? नहीं। लेकिन कांता क्या थी? एक काम करने वाली महिला थी जो सबके घरों में काम करती थी, तो उसकी बच्ची बार बार बीमार पड़ती थी। उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकता हो? जैसे वो बहुत, उसका जो जिस एरिया में वो रहती थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, सफाई प्रॉपर नहीं थी, है ना, क्लीननेस पर ध्यान नहीं दिया गया था। दूसरा रीज़न है कि बेचारी जो कमाती थी तो 2 वक़्त का खाना देती थी, वो न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना नहीं दे पाती थी, वो अपने बच्चे को बैलेंस डाइट नहीं दे पाती थी। बैलेंस डाइट नहीं देने के कारण क्या होता है, जब आप भी अगर बैलेंस डाइट नहीं लोगे, जो बैलेंस डाइट का खाना होता है, तो आप भी बीमार पड़ोगे। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर विच अफेक्ट आवर हेल्थ, है ना। तो हेल्थ के लिए क्या है, ज़रूरी है कि आप साफ पानी पीना है, आपको एरिया क्लीन रखना है, आपको न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाना है, बैलेंस डाइट लेना है। लेकिन एक गरीब इंसान ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाता है क्योंकि उसकी आमदनी उतनी नहीं होती है, ठीक है। तो ये है स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ बातें। अब हेल्थ केयर इन इंडिया अगर हम देखेंगे कि हमारे देश में, भारत में स्वास्थ्य की जो सेवा है वो किस तरह उपलब्ध की जाती है, क्या हर लोगों के पास पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो कितने अमाउंट में पहुंच रही है ना, कितने लोग इस स्वास्थ्य सेवा से खुश हैं? तो अगर हम डेटा को देखेंगे तो डेटा हमारा ये बताता है कि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है, यानी सबसे ज़्यादा अगर कहीं मेडिकल कॉलेज हैं तो वो कहाँ है? भारत में है। पहला डेटा ये बोलता है। दूसरा डेटा बोलता है कि यह डॉक्टरों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी यहाँ भारत में जितने ज़्यादा डॉक्टर बनते हैं उतना दुनिया में कहीं नहीं बनते हैं, है ना। तीसरा डेटा आपको क्या बोल रहा है? अब ये सब आपको स्टेटमेंट में आ सकता है, क्वेश्चन जब बनेगा इस चैप्टर से, तो यहाँ अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है। डबल टिक कर लीजिएगा कि भारत दुनिया में दवा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी दवाइयाँ, मेडिसिन सबसे ज़्यादा उत्पाद करने में भारत चौथे नंबर पर आता है, ठीक है ना। प्रोड्यूस करने में चौथे नंबर पर आता है। ये सब कुछ डेटा है। अब क्या है, ज़्यादातर डॉक्टर क्या है, इतना सब कुछ होते हुए भारत में ज़्यादातर डॉक्टर शहरी इलाकों में रहते हैं, कोई गांव में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग को लगता है कि हम इतने बड़े MBBS कर लिए, मेडिकल पढ़ लिए, हम गांव में जाके रहेंगे, जबकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को चिकित्सा की सुविधा के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ता है। अब क्या है, गांव में तो एक प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर भी नहीं होता है, झोला छाप डॉक्टर आपको ज़्यादातर मिलेंगे, है ना। और क्या होता है, जब उनको कुछ अच्छा इलाज कराना होता है तो या तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, है ना, दूर बेचारों को जाना पड़ता है। तो इतने ज़्यादा डॉक्टर होने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही दयनीय स्थिति है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा की। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। हर साल लगभग 5 लाख लोग टाइफाइड से मरते हैं, है ना, टाइफाइड से मरते हैं, जबकि मलेरिया से 2 मिलियन। अब एक ये डेटा और आ गया कि 5 लाख लोग टाइफाइड से मरते हैं हर साल, और 2 मिलियन यानी कितना हो गया, 20 लाख हो गया, ठीक है ना। 2 मिलियन इक्वल टू 20 लाख। तो 20 लाख लोग जो है वो किससे मरते हैं? मलेरिया से मरते हैं। टाइफाइड गंदे पानी से पीने से होता है, गंदा खाना खाने से होता है। और मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से, गंदे पानी में क्या होता है, मच्छर पनपते हैं और आपको मलेरिया होता है, ठीक है। तो बहुत सारे सरकार ने ऐड चला रखे हैं कि किस तरह से आपको बचना है। तो ये सब क्या है कि बहुत सारे लोग तो क्या मलेरिया से क्या अच्छे रईस लोग मरते हैं? नहीं, ज़्यादातर आप देखोगे कि जिनकी इकोनॉमिक स्थिति, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वही लोग इससे प्रभावित होते हैं। भारत में एक विरोधाभासी स्थिति मौजूद है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा संसाधन असमान है। शहरों में आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, वहीं गांव में ना के बराबर है। आपको एक नर्स, एक छोटा सा डॉक्टर मिल जाएगा, या तो वो भी नहीं मिलेगा, झोला छाप डॉक्टर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने गाँव देखा होगा पास से, या आप कभी गाँव गए होंगे, है ना, आपका नेटिव प्लेस गाँव होगा, तो आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी, ठीक है।
In India, paradoxical situation exist as a healthcare resource are uneven. Uneven यानी असमान है, कहीं बहुत है तो कहीं बिल्कुल भी नहीं है. Health is not only about disease. Health का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी होगी, but also various फैक्टर अफेक्टेड आवर हेल्थ, जैसे क्लीनिंग ऑफ वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ फूड. ये सब लेने की, अगर आप ये सब ले रहे हो तो आपका स्वास्थ्य जो है वो सही रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, एक स्टोरी देखेंगे. ये स्टोरी आपको क्या बताएगा, आपको रियल चीज़ बताएगा कि इंडिया में जो गरीब लोग हैं, है ना, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके साथ क्या चीज़ें होती हैं, है ना, जब वो स्वास्थ्य सेवा लेने जाते हैं. तो यहाँ पे स्टोरी ऑफ हकीम शेख हकीम शेख नाम के एक व्यक्ति हैं. उनकी स्टोरी, उनकी कहानी हम पढ़ेंगे. समझिएगा कहानी को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, कि क्या है इस कहानी में. तो हकीम शेख क्या थे, मेंबर थे यानी सदस्य थे. कहाँ के सदस्य थे, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन मैं इससे लूंगी आज. तो हकीम शेख कहाँ के मेंबर थे, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति क्या है, ये जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PBKMS पढ़ते हैं. अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि PBKMS का फुल फॉर्म क्या होता है. P फॉर पश्चिम, B फॉर बंगा, K फॉर खेत, M फॉर मजदूर और S फॉर समिति. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना. पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि वेस्ट बंगाल की है ना. पश्चिम बंगाल की एक संस्था है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. इसके सदस्य हैं, कौन है, हकीम शेख. ठीक है, हकीम शेख का कौन है, आपको समझ में आएगा, सदस्य है. अब क्या होगा, 92 की बात है, 1992 की बात है. एक शाम जब वो घर जा रहे थे तो उनका क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है. कैसे एक्सीडेंट होता है, वो बाय मिस्टेक वो कहाँ से गिर जाते हैं, ट्रेन से गिर जाते हैं. या तो ट्रेन पकड़ने में गिरे होंगे या कोई भी कारण होता है, वो ट्रेन से गिर जाते हैं और उनको हेड इंजरी होती है. हेड इंजरी यानी उनको सर में चोट आती है. ठीक है, ही वॉज ए वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट. अब वो सर में चोट लगा है तो सोचिएगा वो आदमी कितना सीरियस होगा, और उसको इमीडिएट इफेक्ट पर उसको क्या चाहिए था, उसको इलाज करवाना था. He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have spare bed. तो इनको ले जाया जाता है कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के मजदूर संघ समिति से रिलेटेड थे, तो उधर ही केस हुआ होगा. तो जल्दी जल्दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई भी सबसे पहले कहाँ ले जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया, लेकिन वहाँ पे उनको एडमिट करने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया, और बोला गया कि हमारे पास बेड खाली नहीं है. अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हर ट्रीटमेंट. फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गया. तो वहाँ पे क्या हुआ, वो लोग रिफ्यूज्ड कर दिए कि नहीं, हम भी नहीं एडमिट कर सकते, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास उतने अच्छे डॉक्टर नहीं है, ना ही हमारे पास फैसिलिटी है. तो दो चीज़ तो आपने देख लिया, एक जगह बोल दिया गया कि बेड नहीं है, एक जगह कह दिया गया कि फैसिलिटी नहीं है, बेड और क्या है, डॉक्टर नहीं है. इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर इन ए क्रूशियल स्टेट एंड वॉज टेकन इन 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट नन ऑफ देम एडमिटेड. तो इसमें क्या हो गया कि इनको 14 घंटे तक ये भागते दौड़ते रहे. ठीक है, तो सोचिए कि 14 घंटे किसी की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. 1 घंटे में किसी की जान चली जाती है, 2 सेकंड में किसी की जान चली जाती है. और यहाँ पे लापरवाही देखिए, या गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम देखिए इंडिया का, कि क्या हुआ कि इनको 14 घंटे तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किसी ने एडमिट नहीं किया. फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल. अब उनको कहा गया कि चलो भाई, अब तो कोई सरकारी अस्पताल देख लिया है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, चलो अब चलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में. वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, वहाँ उन्हें ट्रीटमेंट मिला. ही स्पेंट अ लॉट मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट.
तो इन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, हकीम सेव एंड पीकेएमएस फाइल अ केस इन द कोर्ट। अब इस तरह का व्यवहार देख के वो बहुत गुस्से में हुए और ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते थे, जहाँ जिस संस्था के साथ काम करते थे, वो और हकीम शेख ने मिलके गवर्नमेंट के खिलाफ एक केस दायर कर दिया कोर्ट में कि भाई इस तरह का व्यवहार रहेगा तो किसी भी आदमी की जान जा सकती है। और ये रियलिटी है, आपने देखा होगा कि इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये थी हकीम सेब की स्टोरी, जिससे हमने रियलिटी चेक किया कि क्या है रियल पोजीशन इन हेल्थ का हमारे इंडिया में। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, अदालत ने क्या कहा। अब केस चल रहा था तो अदालत ने, इनका एक ही कहना था कि हम टैक्स किसको देते हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, है ना। हम टैक्स क्यों देते हैं, हम अपने कमाई का कुछ हिस्सा, जैसे आप मान लो कि 10 रुपये कमा रहे हो तो आप 7 रुपये टैक्स ही देते रहे हो, ठीक है। तो हम कमाई का हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमें क्या दे, सुविधा प्रोवाइड करे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे, है ना, रोड बनाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है। तो हम आगे टैक्स क्यों देते हैं, टैक्स इन्हीं सब चीज़ों के लिए देते हैं ना। तो इन सब चीज़ों पे हकीम सेब क्या हुए, हकीम सेब को सही माना गया। तो अदालत ने क्या कहा कि हकीम सेब को जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा उससे उनकी जान भी जा सकती थी। अगर कोई अस्पताल किसी व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं दे सकता तो इसका मतलब है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। और अदालत ने यह भी कहा कि आपातकालीन स्थिति में उपचार सहित आवश्यकता स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि सरकार हम सरकार को चुनते हैं, सरकार को हम टैक्स देते हैं, है ना। अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं आपको। आजकल छोटे से छोटे सामान आप खरीदने जाओ उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो क्यों हम देते हैं, हमें, ताकि हमको बेसिक नीड जो है, बेसिक सुविधा हमें मिले, है ना। अस्पताल और चिकित्सा कर्मचारी को अवश्य उपचार प्रदान करने का अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। चूंकि विभिन्न सरकारी अस्पतालों ने उनकी भर्ती करने से इनकार कर दिया, इसलिए राज्य सरकार ने हकीम से को उसके इलाज का खर्चा किए गए पैसे देने को कहा गया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपके कारण आप लोगों ने उसको एडमिट नहीं करा और ये आपका कर्तव्य था। क्यों सरकारी अस्पताल इतने बन रहे हैं, जब आपके पास कोई सुविधा ही नहीं है तो आप क्यों सरकारी अस्पताल बना रहे हो। तो जो भी उनके पैसे खर्च हुए हैं वो आपको देने होंगे और राज्य सरकार को देनी पड़ी, जो भी उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे खर्चे करे थे। ठीक है, तो ये है स्थिति हमारे देश में स्वास्थ्य की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ओपीडी क्या होता है ये समझिएगा। आप अक्सर जाते हैं कि आज ओपीडी है, किसी अस्पताल में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो ओपीडी है। व्हाट इज ओपीडी, ओपीडी का मतलब होता है, ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। Outpatient department, that means OPD. This is where the people are first brought in and treated in hospital without being admitted to any special ward. तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है, यह वह जगह है जहाँ लोगों को पहले लाया जाता है और किसी विशेष वार्ड में भर्ती किए बिना अस्पताल में उसकी इलाज की जाती है। यानी बिना एडमिट नहीं, भर्ती किए बिना आपका जब इलाज होता है किसी हॉस्पिटल में तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपीडी कहते हैं। अक्सर आपने ये नाम, बहुत कॉमन है, आपने नाम सुना होगा। उसके बाद इस चैप्टर में है कि बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के थ्रू होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू ए वाटर, फूड एंड एयर। इससे क्वेश्चन आया है सीटेट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा। ठीक है, कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, किसके थ्रू, पानी के थ्रू, फूड के थ्रू और एयर के थ्रू। ठीक है, चलिए ये चीज़ हमने समझी। अब क्या हम पढ़ने वाले हैं, पब्लिक और प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर। अब दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट जो हेल्थ केयर है वो क्या है, यानी निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है, और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना। तो हेल्थ केयर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। हेल्थ केयर जो है वो उसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस। स्वास्थ्य सेवा को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी, है ना। 2 तरह की स्वास्थ्य सेवा है, सार्वजनिक और निजी।
पब्लिक हेल्थ सर्विस इज चेन ऑफ ए हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है ना, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है वो सरकार द्वारा चलाया जाता है, सरकार द्वारा संचालित किया जाता है ना। जो सेवा सरकार चलाती है ना, जो सेवा स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा नियोजित की जाती है, संचालित की जाती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस, और हिंदी में कहें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है ना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा यानी पब्लिक हेल्थ सर्विस, जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती है, संचालित की जाती है, जिसकी देखभाल, उसकी सारी जिम्मेवारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है। समझ में आया? तो वो होती है पब्लिक हेल्थ सर्विस। दूसरा है, हम अभी और पढ़ेंगे क्या होती है इसमें। One important aspect of public health is that it is meant to provide quality health care service either free or at a low cost, so that even the poor can seek treatment. It is available in both rural and urban area. यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा या तो निःशुल्क या तो कम लागत पर उपलब्ध, यानी जो सरकारी अस्पताल होते हैं, जो कि सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, या स्वास्थ्य सेवा केंद्र होते हैं, वो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उसका पूरा खर्चा कौन उठाती है? सरकार उठाती है। और उसका अगर उद्देश्य पूछा जाए कि आपसे एनसीईआरटी पूछ ले कभी सीटेट में, एनसीईआरटी के थ्रू, कि उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंच पाए, ताकि एक गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य सेवा, अपना इलाज जो है, या तो वो निःशुल्क करे या तो उसको कोई पैसे नहीं लगे, और पैसे भी लगे तो बहुत कम लागत पे वो अपनी क्या करे, अपनी स्वास्थ्य सेवा करवा सके, अपनी बीमारी का इलाज करा सके, है ना, ताकि गरीब लोगों का भी उपचार प्राप्त कर सके। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में उपलब्ध है। तो आपसे पूछा जाए कि पब्लिक हेल्थ सर्विस के क्या उद्देश्य हैं, तो कम लागत पर सरकार द्वारा चलाई जाती है। दूसरा आप बोलोगे कम लागत पर यहाँ पे आपको दवाइयाँ मिल जाएगी, या तो बहुत सारी दवाइयाँ निःशुल्क मिलेगी, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति अपना उपचार कर सके, और ये शहरी इलाके में भी होती है और ग्रामीण इलाके में भी होती है। ठीक है, अब वही हम देखेंगे प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अब प्राइवेट जो होती है ना, इसको नाम ही है निजी स्वास्थ्य सेवा। निजी यानी प्राइवेट, किसी विशेष व्यक्ति की होती है, किसी बिजनेसमैन, किसी विशेष व्यक्ति की होती है, तो इसको सरकार द्वारा चलाई नहीं जाती है, ना ही कंट्रोल की जाती है। पूरा कंट्रोल किस पे होता है? किसी एक विशेष व्यक्ति के हाथ में होता है, इसीलिए निजी स्वास्थ्य सेवा हम इसे कहते हैं। पीपल हैड टू पे अ लॉ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पैसा कम देना पड़ रहा था, और या तो फ्री में हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था कि यहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे देने होंगे, यानी पीपल हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। हर एक सर्विस के लिए आपको पैसा लगेगा, है ना। तो निजी स्वास्थ्य सेवा का स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास नहीं होता। लोग को हर सेवा के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, आप भी जानते हो। हम बोलते हैं ना कि प्राइवेट अस्पताल लूटते हैं, तो ये चीज़ सही है कि लूटते हैं, है ना, लेकिन वहाँ पे आपको फैसिलिटी भी मिलती है। बहुत सारी ऐसे इलाज हैं जो है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है। अंडर पब्लिक हेल्थ सर्विस, क्वालिटी हेल्थ सर्विस केयर प्रोवाइडेड आइदर फ्री, ये हमने पढ़ लिया, और so that the poor can seek treatment. Under this system, the action is also taken to prevent the spread of. अब पब्लिक हेल्थ सर्विस में बहुत सारे एक्शन लिए जाते हैं, है ना, बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। जैसे बेसिक जो बीमारियां हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ, जैसे डॉट्स नाम की दवाइयाँ आती हैं, मलेरिया की, जॉन्डिस की, कॉलरा की, डायरिया की, चिकनगुनिया की, तो ये सब जो दवाइयाँ होती हैं वहाँ पे फ्री में उपलब्ध कराई जाती है पब्लिक हेल्थ सर्विस में। इस प्रणाली के अंतर्गत क्षय रोग, मलेरिया, पीलिया, हैजा, डायरिया, चिकनगुनिया आदि रोग के प्रसार को रोकने के लिए भी कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे अवेयरनेस, बहुत सारे ऐड लिए जाते हैं, और ये आप देख सकते हो कि ये ऐसी कुछ स्थिति होती है, इस इमेज में देखोगे पर पब्लिक हेल्थ सर्विस की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जहाँ बहुत सारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो आपको इस तरह की भीड़ नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी होटल में घुस गए हो, कि किसी 5 स्टार होटल में आप घुस रहे हो, आपको लगेगा ही नहीं
कि आप किसी अस्पताल में हो, आप धीरू भाई अंबानी के अस्पताल को आप देख लो, कोकिलाबेन जो अस्पताल है, आप देखो, आपको ऐसे जो बेड की फैसिलिटी से लेके हर फैसिलिटी लगेगी कि आप 5 स्टार होटल में, आप तो किसी हॉस्पिटल में नहीं हो, आपको बुला के आपको हर चीज़ कराया जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, और पैसा तो मत पूछिए आपसे कितना लिया जाएगा। गांव स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र है, जहां आम तौर पर, अब गांव स्तर पे कैसे स्वास्थ्य केंद्र है वो हम देखेंगे। वहाँ पे आपको या तो बहुत अच्छा होगा तो एक नर्स मिल जाएगी, और एक गांव स्वास्थ्यकर्ता मिल जाएगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, स्वास्थ्यकर्ता। एक तरह से आप क्या कर सकते हो, कंपाउंडर टाइप का बोल सकते हैं, एक नर्स और एक कंपाउंडर टाइप का। वही आपको कुछ दवाइयाँ लिखेंगे, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, इस तरह का कुछ हाल रहता है गाँव में स्वास्थ्य सेवा का। वे आम बीमारियों का इलाज करते हैं, अब जैसे वो बुखार सर्दी इसी का इलाज करते हैं, बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं करते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल है जो कि सभी स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख करता है। अब इस स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख कौन करता है, जिला अस्पताल। तो इनको कोई बड़ी होती है बीमारी तो ये कहाँ जाते हैं, जिला अस्पताल में जाते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है, ये सब स्वास्थ्य सेवा को बता रही है हमारे देश में किस तरह की है। ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। तो क्या है ना कि प्राइवेट हेल्थ सर्विस का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रेन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल में तो बैठ ही रहे हैं, साथ में एक छोटी सी क्लिनिक भी अपने एरिया में खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या है ना कि वो उस तरह का इलाज नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह का इलाज उनको करना चाहिए, ठीक है। इन रूरल एरिया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी RMPS का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, फुल फॉर्म याद रखिएगा, डबल टिक है। आर फाउंड वेयर इन अर्बन एरिया ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर कैन सीन, यानी रूरल एरिया में कौन दिखेगा, डॉक्टर नहीं दिखेगा, रजिस्ट्रार मेडिकल प्रैक्टिशनर दिखेंगे, है ना, जिसको जो एक तरह से कंपाउंडर होते हैं ना, जो शायद पारा मेडिकल वगैरह करके आते हैं, है ना, मेडिकल किए हुए नहीं होते, पारा मेडिकल के, वो आपको मिलेंगे। लेकिन आपको शहरों में क्या दिखेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर दिखेंगे। हमारे देश में निजी स्वास्थ्य सुविधा की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक चलाते हैं, बहुत ये आपने कॉमन देखा होगा। ग्रामीण बहुत सारे, आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ऐसा करो तुम मेरे क्लिनिक पे आ जाओ, मैं वहाँ पे अच्छे से देख लूँगा, क्या कि वो अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ग्रामीण इलाके में रजिस्ट्रार्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP मिलते हैं, जबकि शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में क्या मिलते हैं, डॉक्टर। अब हमारे देश में निजी सेवा बढ़ रही है लेकिन सार्वजनिक सेवा नहीं। अब क्या स्थिति है हमारे देश में कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है उसकी, और सार्वजनिक सेवा की डिमांड कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी नहीं दे पा रही है सरकार। चूँकि निजी सेवा मुनाफे के लिए चलाई जाती है, इसलिए इन सेवाओं की लागत बहुत ज़्यादा होती है, गरीबों को यहाँ इलाज करवाना मुश्किल लगता है। देश में सभी को पर्याप्त सेवा उपलब्ध नहीं है, यानी देश में क्या है, सभी को पर्याप्त, जिसके पास पैसा है वो अच्छा इलाज करा पा रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं करा पा रहा है। केवल 20% आबादी ही बीमारी के दौरान जरूरी सभी सेवा खरीद पाती है, यानी 100% अगर आबादी है आपकी तो 100 में से 20% लोग जो है वो अपनी सारी स्वास्थ्य सेवा ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, है ना, जो पुअर फैमिली के लोग हैं, वो अपनी स्वास्थ्य सेवा ले नहीं पाते। यह पाया गया है, देखिए ये पाया गया है कि किसी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले 40% लोगों को खर्च के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचनी पड़ती है। यही आपको डेटा याद रखना है। यही हम NCERT क्यों पढ़ रहे हैं, NCERT हम क्वेश्चन भी पढ़ सकते थे, है ना, लेकिन हम क्या है, हमें पता नहीं है कि सीटेट कहाँ से कब क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको याद रखना है कि 20% लोग जो है वो ज़रूरी दवाइयाँ खरीद पाते हैं। दूसरा है 40% लोगों को क्या करना पड़ता है, या तो पैसे उधार लेने पड़ते हैं या तो संपत्ति बेचनी पड़ती है अपना इलाज कराने के लिए। तो ये कुछ स्थिति है हमारे यहाँ हेल्थ सेवा की। अब ट्राइबल एरिया में क्या है, तो ट्राइबल एरिया में कुछ ही आपको हेल्थ सेंटर देखने को मिलेंगे जो आदिवासी वाले एरिया है ना। Thus we can say without a doubt that the health situation of most people in our country is not good। तो हम क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हेल्थ सिचुएशन है हमारे देश में लोगों का,
हमारे देश हमारे कंट्री में वो अच्छा नहीं है, नॉट गुड आप बोल सकते हो, ठीक है। हाउएवर अब हम एक केरला का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, है ना, कि केरला में किस तरह से इसका समाधान किया केरला की गवर्नमेंट ने, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज़्यादा हाथ जो होता है वो किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facility to all। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखी हुई है बात कि सबसे पहली अगर कोई ड्यूटी है हमारी गवर्नमेंट की तो लोगों के स्वास्थ्य रिलेटेड फैसिलिटी देना, है ना, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन क्या वो रियलिटी में हो रहा है? नहीं हो रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ मेडिकल एथनिक स्टेट यानी भारतीय चिकित्सा परिषद की चिकित्सा आचार संहिता में क्या कहा गया है वो आप देखिएगा। देखिए, भारतीय चिकित्सा परिषद की चिकित्सा आचार संहिता में क्या कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो जेनरिक नाम से दवाइयां लिखी जाए और उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि दवाइयों का नुस्खा और उपयोग तर्क संगत हो। यानी अब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो जेनरिक दवाइयाँ ला रही है ना। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री औषधि केंद्र, बहुत जगह आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इससे क्या है कि यहाँ पर आपको जेनरिक दवाइयाँ मिलेंगी, दूसरा आपको कम लागत पे दवाइयाँ मिलेंगी, तो लोगों को वही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना है आपको, ताकि वो क्या कर सके, आप वो सही लागत पे या कम लागत पे जाके वो खरीद सके, है ना। एवरी फिजिशियन शुड as far as possible prescribe drugs with a generic name and he or she shall ensure that there is a rational prescription and use of drugs। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब केरला का जो मैंने आपको बताया था एक स्टोरी पढ़ेंगे। 1996 की बात है। केरला क्या है, हमारा देश का एक राज्य है जो कि आपको तटीय राज्य है। मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी एरिया में है, दक्षिण पश्चिमी भाग पर हमारे देश में स्थित है। केरला सरकार ने राज्य सरकार में कुछ बड़े बदलाव किए, है ना। अब बजट पास होता है तो ऐसा नहीं कि केंद्र में ही बजट पास होता है, हर स्टेट अपना एक बजट निकालता है। तो केरला गवर्नमेंट जो थी, जो केरला की राज्य सरकार थी, उसने अपने कुछ बातों में अपने राज्य में कुछ बड़े बदलाव किए, बजट में कुछ बड़े बदलाव किए। क्या थे वो बड़े बदलाव, वो देखिएगा। पूरे राज्य के बजट का 40% पंचायत को दे दिया। बजट का 40% किसको दे दिया गया, पंचायत को दे दिया गया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में दे दिया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग, पंचायत को पता है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ हेल्थ सेवा देनी है, किस तरह की हेल्थ सेवा देनी है, ताकि ग्रामीण रूट लेवल पर काम हो सके, है ना। वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से योजना बना सकते थे और उन्हें पूरा कर सकते थे। और पंचायत को ये निर्देश दिया गया कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से योजना बनाइए, तरकीब लगाइए और उन्हें पूरा कीजिए, ताकि बेसिक जो फैसिलिटी है रूट लेवल पर, गांव लेवल पर वो हो सके। इससे गाँव के लिए पानी, अब क्या है कि बीमारियां ना हो उसके लिए आपको पानी का, भोजन का, देखिए सबसे पहले आप देखोगे कि बीमारियां हो किससे रही हैं, पानी से, भोजन से, है ना। तो उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो ऑलरेडी क्या होगी, बीमारी कम होगी। तो इससे गांव के लिए पानी, भोजन, महिलाओं के विकास और शिक्षा के लिए उचित योजना बनाना संभव हो गया। तो इससे क्या हुआ, अब आप लोगों को शिक्षित करोगे तो उन्हें पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जल आपूर्ति योजना की जांच की गई, स्कूल और आंगनवाड़ियों में कामकाज को सुनिश्चित किया गया और गांव में विशिष्ट समस्याओं को उठाया गया, स्वास्थ्य केंद्र में भी सुधार किया गया, है ना। तो ये केरला गवर्नमेंट ने कदम उठाया था। इन सभी ने स्थिति को सुधारने में मदद की, तो बहुत हद तक स्थिति सुधर गई, है ना। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद दवाओं की कमी, अस्पतालों के पर्याप्त बिस्तर नहीं होना और पर्याप्त डॉक्टर ना होने जैसी कुछ समस्या बनी रही, लेकिन बहुत हद तक सुधार हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या, कुछ दवाइयाँ बाहर से जो आती थी वो नहीं आ पाई, अस्पतालों में बिस्तर कम थे, है ना। और डॉक्टर क्या है, बहुत सारे डॉक्टर गांव में जाना ही नहीं चाहते हैं, जैसी समस्या बनी रही और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो देखिए क्या होता है, नहीं कुछ था उसके जगह कुछ तो हुआ। तो ये केरला गवर्नमेंट से कुछ सीखना चाहिए अदर स्टेट के लोगों को, ठीक है, अदर स्टेट की गवर्नमेंट को। उसके बाद अब आज का जो लास्ट टॉपिक है वो कोस्टल रिकन अप्रोच।
कोस्टल रिकन अप्रोच क्या है, ये क्या कोई अप्रोच है या क्या है ये कोस्टल रिकन? तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये कोस्टा रिका जो है, ये क्वेश्चन रिकन अप्रोच, सबसे पहले आप डबल टिक लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इससे, सीजेट में आया भी है। क्वेश्चन रिकन अप्रोच क्या है, पूछा जाता है व्हाट इज क्वेश्चन रिकन अप्रोच। तो कोस्टा रिका क्या है, क्या क्या ये कोई जगह है या कोई ये रूल है या कोई नियम है, क्या है ये? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोस्टा रिका क्या है। कोस्टा रिका एक कंट्री है। कोस्टा रिका क्या है, कंट्री है। बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी में इसका जिक्र है। सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखा दूं कि कहाँ है ये कोस्टा रिका कंट्री। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका। इसके बीच में यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर से छोटा सा दिख रहा है, ये है आपका कोस्टा रिका कंट्री। अब यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी बात हुई होगी, तभी तो आपके एनसीईआरटी ने दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दिया कि कोस्टा रिका क्या है, एक कंट्री है। कोस्टा रिकन अप्रोच में आपको पढ़ना है, जो कि मध्य अमेरिका के सबसे स्वस्थ देशों में से एक है। तो ये माना जाता है कि मध्य अमेरिका में सबसे स्वस्थ, सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री अगर कौन है तो वो कोस्टा रिकन है। क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, है ना? तो मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन ए कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पर कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया। इसका मुख्य कारण कोस्टा रिकन संविधान में पाया जा सकता है। कोस्टा रिकन टूक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। अब देखिए कोस्टा रिकन कंट्री में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम अपनी आर्मी नहीं रखेंगे। और आर्मी का जो बहुत बड़ा बजट होता है ना, हर साल बजट पास होता है, तो आप देखोगे हमारे कंट्री में डिफेंस का बहुत बड़ा बजट निकलता है कि हम डिफेंस पे इतने पैसे खर्चा करेंगे, आर्म्स खरीदेंगे, सैनिकों को इतनी सैलरी देंगे, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं डिफेंस पे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम अपने देश में कोई आर्मी नहीं रखेंगे, है ना, और जो पैसा आर्मी में खर्चा करेंगे उसकी बजाय हम हेल्थ पर खर्चा करेंगे। This helped the Costa Rican government to spend money on the army would have used on health, education and other basic need of the people. अब देखिए आप हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे, आर्मी नहीं रखोगे, तो इसका मतलब है कि आप हेल्दीएस्ट कंट्री बनोगे, क्योंकि आप हेल्थ पर पूरा फोकस है आपका, है ना। कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया और सेना और ना रखने का फैसला किया। इससे कोस्टा रिका सरकार को सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैसे को लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी ज़रूरतों पर खर्चा करने में मदद मिली, है ना। तो समझ में आ रहा है कोस्टा रिकन अप्रोच क्या है, कि उसमें क्या किया गया कि लोगों, हम सैनिक नहीं रखेंगे, हम आर्मी नहीं रखेंगे, जो बजट हम आर्मी के लिए रखते थे वो हम स्वास्थ्य के लिए रखेंगे। इसलिए कोस्टा रिकन मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देशों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो ये है कोस्टा रिका कंट्री जो कि यहाँ पर है। अब क्या है कि क्या आपके देश में, आपसे ये सवाल है कि क्या आपके देश में ये पॉसिबल है कि हमारा जो भारत देश है वो आर्मी ना रखे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए कोस्टा रिकन के जो आसपास वाली कंट्री है, कोस्टा रिका की जो आसपास वाली कंट्री है, ये फ्रेंडली भी है, इनका रिलेशन, ये अच्छे लोग हैं, ये अटैक नहीं करते। तो कोस्टा रिका को अटैक होने का डर नहीं है, यहाँ पे अटैक होने का, बाहरी हमला होने का डर नहीं है। तो ये क्यों करेगा आर्मी पे खर्चा? ये स्वास्थ्य पे खर्चा करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पड़ोसी ही अच्छे नहीं है, इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, इधर बांग्लादेश, ये चारों तरफ से हमें अटैक, घात लगाए बैठे रहते कि कब इंडिया पे अटैक करें। तो हमें अपनी सेना मजबूत करनी पड़ती है, इसलिए बहुत बड़ा बजट हमें सेना पे खर्च करना पड़ता है। समझ में आया? कोस्टा रिकन अप्रोच पढ़ के जाइएगा। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट यानी कोस्टा रिकन सरकार सभी कोस्टा रिकन को बुनियादी सेवा और सुविधा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए सुनिश्चित पेयजल, स्वास्थ्य, पोषक और आवासाय प्रदान करती है। स्वास्थ्य शिक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान सभी स्तरों पर शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। समझ में आया? अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द डैश इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट चलाती है हेल्थ केयर सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ सेंटर को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर, जो कि रन बाय द गवर्नमेंट उसे चलाती है, जिसको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इन विच ईयर द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन स्टेट, 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। यानी किस साल केरला गवर्नमेंट ने अपने बजट में चेंजेस किया और 40% जो है वो पंचायत को दे दिया, ताकि बुनियादी जो सुविधा है, बेसिक सुविधा हेल्थ से रिलेटेड, वो पंचायत कर सके। तो वो 1996 की बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपीडी का मतलब क्या होता है? ओपीडी स्टैंड फॉर, तो ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी का मतलब, ओपीडी में क्या होता था कि बिना एडमिट किए आपको, है ना, बिना कोई रूम प्रोवाइड किए एक जगह आपका इलाज किया जाएगा जब तक आपको एडमिट नहीं किया जाता है, ठीक है। PBKMS का फुल फॉर्म क्या होता है? हम वही हकीम सेफ से रिलेटेड है। हकीम सेफ क्या थे? मेंबर थे, एक सदस्य थे, किसके? पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। यहाँ पे देखिए पश्चिम, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, मजदूरी नहीं होगा, मजदूरी नहीं होगा, है ना, खेलन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल खेल मजदूर समिति के सदस्य थे। कौन थे? हकीम शेख। तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। तो ये थे आज का जो चैप्टर था, जो कि हेल्थ से रिलेटेड था। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके पास हाजिर होंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।